वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने बात कही थी अबाउट लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम, तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमने एग्जांपल ली थी पैपिलियो मेमनॉथ की, जो कि हाई लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम शो कर रही हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ दी सिलेक्शन, जिसकी वजह से इनकी जो एक अलील है टी प्लस, वो तभी फेवर किया जाता है जब वो W1 के साथ है। तो इस केस में इसके साथ हम ये देखना चाहेंगे कि सिलेक्शन जो है वो हैप्लोटाइप्स पर किस तरह से असरअंदाज होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हम सेलेक्ट करते हैं कि हैप्लोटाइप्स A1 B1 को ही कंसिडर करते हैं, तो जब सिलेक्शन नहीं ऑपरेट करेगी तो ये जो तीनों यहाँ पर हैप्लोटाइप्स दिखाए गए हैं A1 B1 A1 B2, जिसको आपने A B C D से यहाँ पर इक्वेट किया है, ये सब इक्वल फ्रीक्वेंसी में होंगे। लेकिन अगर सिलेक्शन ऑपरेट कर रही है तो इनकी फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो चेंज होंगी। एक और फैक्टर जो कि इनकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकता है वो लिंकेज है। अगर ये लिंक्ड हैं आपस में, लाइक A1 B1 अलील लिंक्ड हैं, तो ज़्यादातर जो ये आपके पास हैप्लोटाइप्स हैं वो A1 B1 ही बनेंगे, क्योंकि A1 जहाँ जाएगा B1 भी उसके साथ ही जाएगा। A1 B2 हैप्लोटाइप्स कब बनेंगे? और ये सब तभी बनेंगे जब रिकम्बिनेशन हो सकती है। तो रिकम्बिनेशन के नतीजे में ये जो B और C हैप्लोटाइप्स हैं ये तब बनेंगे जबकि A और D हैप्लोटाइप्स जो हैं वो पेरेंटल टाइप्स होंगे। अब यहाँ पर एक बात, यहाँ पर अगर आप इनकी फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट जनरेशन में कैलकुलेट करना चाहें तो आप ये फॉर्मूला जो है इसके लिए देख सकते हैं। A डैश है फ्रीक्वेंसी ऑफ A1 B1 हैप्लोटाइप इन नेक्स्ट जनरेशन। तो A आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ A1 B1 है इन दिस जनरेशन, तो A डैश इज इक्वल टू A वो। और इसके अलावा A डैश किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ हैप्लोटाइप इन दिस जनरेशन A माइनस हाफ R2AD। अब R2AD क्या है? AD यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज A एंड दिस इज D, ठीक है। यानी A1 B1 और A2 B2 माइनस क्यों किया गया है? क्योंकि ये A1 B1 A2 B2 जो है, जब इनमें रिकम्बिनेशन होगी तो क्या क्या बनेंगे? या A1 B2 के साथ मिल जाएगा या A2 B1 के साथ मिल जाएगा, यानी B और C बनेंगे, A और D कम होंगे। इस वजह से हमने यहाँ पर इसको माइनस किया है कि नेक्स्ट जनरेशन में A की फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी -AD पे, -2AD पर, ठीक हो गया। और प्लस हाफ R2BC प्लस BC पर डिपेंड करेगी। और प्लस क्यों? क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि ये जो B और C हैं, B और C जब इनमें रिकम्बिनेशन होगी तो A1 B1 बनेंगे। जैसे जब इनमें रिकम्बिनेशन होगी तो A1 B1 के साथ मिलेगा और A2 B2 के साथ मिलेगा, तो पेरेंटल टाइप बनेंगी। तो इसलिए हमने इसको प्लस किया है यहाँ पर, प्लस हाफ R2BC। यहाँ पर R क्या है? R जो है वो है यहाँ पर रिकम्बिनेशन, रेट ऑफ रिकम्बिनेशन। R जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिकम्बिनेशन उतना ही ज़्यादा होगा, और यानी उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि A1 ये जो रिकम्बिनेशन है वो हो रही है, A1 टूट के B1 B2 के साथ ज्वाइन हो रहा है, और B2 जो है वो A2 के अलावा B1 के साथ भी है। तो R जो है वो रिकम्बिनेशन रेट है, और R की वैल्यू जो है वो 0 से 0.5 तक हो सकती है। 0 में नो रिकम्बिनेशन एट ऑल, उसमें सिर्फ और सिर्फ पेरेंटल टाइप्स बनेंगी, और 0.5 जो है वो मैक्सिमम रिकम्बिनेशन रेट होगा जब A1 B1 जो है वो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर होंगे। फिर जो रिकम्बिनेशन है वो भी मैक्सिमम होगी। अब यहाँ पर ये जो AD माइनस BC है ये इक्वल है, यहाँ पर इसको ये आप देख सकते हैं 2 से कट जाएगा तो R कॉमन निकल आएगा, तो उसके बाद आपके पास यही इक्वेशन जो है वो बच जाएगी, AD माइनस BC। AD माइनस BC जो है वो इक्वल है D के, और D क्या है? लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम।
जब इसको आप डी के इक्वल करेंगे और यहाँ पर ए की वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू कहाँ से आई है, ए की वैल्यू आई है फ्रॉम दिस, ए इज इक्वल टू P1 Q1 प्लस डी। ये वैल्यू जब आपने यहाँ पर ए की पुट करनी है P1 Q1 प्लस डी माइनस आर डी, इसे आपने डी के इक्वल कर दिया था, ए की जब वैल्यू पुट की है तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें आप P1 Q1 को यहाँ पर ले आएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, डी माइनस आर डी, और इसमें जब डी को कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस आर। यहाँ पर ए डैश माइनस P1 Q1 जो है वो किसके इक्वल है, डी डैश के, क्योंकि डी किसके इक्वल था, ए माइनस P1 Q1 के। तो अब ये आपके पास ये फाइनल इक्वेशन जो है वो ये आएगी, डी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस आर डी। इसमें ये इक्वेशन क्या बता रही है कि लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, यानी कि रिकम्बिनेशन रेट जितना ज़्यादा होगा उतना ही लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम कम होगा, और जितना रिकम्बिनेशन रेट जो है वो कम होगा उतना ही लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम जो है वो ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली ये बहुत आप कह सकते हैं एक ऑब्वियस आउटकम है कि लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम तभी प्रिवेल करता है जब रिकम्बिनेशन ना होती हो। तो जब रिकम्बिनेशन ज़्यादा होगी तो लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम भी ज़्यादा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब डी जो है वो ज़ीरो के इक्वल होगा तो हैप्लोटाइप्स जो हैं वो सब के सब इक्वल फ्रीक्वेंसी में होंगे, लेकिन जैसे ही डी की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी तो जो हैप्लोटाइप्स हैं वो अनइक्वल इनका नंबर हो जाएगा। कोई हैप्लोटाइप्स आपको ज़्यादा मिलेंगे और कोई हैप्लोटाइप्स आपको कम मिलेंगे। एक और बात भी कि लिंकेज इक्विलिब्रियम जो है वो हैप्लोटाइप्स की प्रॉपर्टी है, हैप्लोटाइप्स की प्रॉपर्टी है, जीनोटाइप्स की नहीं। तो हैप्लोटाइप्स लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम शो करते हैं। यहाँ पर ये आपने सारा ही पढ़ना है इसको, और इसमें यहाँ पर ये ह्यूमन HLA जीन्स जो हैं ये नहीं है टॉपिक, लेकिन इससे ऊपर जो है वो सारा पढ़ना है। इसको पढ़ें सब, लेकिन आपने इसको जो याद करना है वो ये इक्वेशंस याद करनी है, और इसकी जो ये इक्वेशन जिस तरह से अप्लाई की जा सकती हैं आपने उसको याद करना है यहाँ पर। जी नेक्स्ट हम बात करेंगे वाई लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम एग्जिस्ट। तो इसकी बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं, जिसमें पहली रीज़न हम पढ़ चुके हैं, सिलेक्शन। पैपिलियम एमनोथ के केस में हमने देखा था कि T प्लस W1 E1 F1 B1 के साथ ज़्यादा है देन W2 B2 F2 E2 की निस्बत। उसकी वजह क्या थी, सिलेक्शन जो है वो सिलेक्ट कर रही थी उन इंडिविजुअल को जिनमें T प्लस जो है वो W1 के साथ था। तो एक वजह लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम की सिलेक्शन है। सेकेंड रीज़न ऑफ कोर्स लिंकेज। अगर दो अलील आपस में लिंक्ड हैं तो जहाँ पर A1 जाएगा वहीं पर B1 जाएगा, क्योंकि ये लिंक्ड हैं, अनलेस रिकम्बिनेशन जो है वो इनको ब्रेक करे। तो इस केस में भी आपके पास पॉपुलेशन में A1 B1 इंडिविजुअल जो हैं वो ज़्यादा एग्जिस्ट करेंगे। इसके बाद सेकेंड रीज़न जो है वो रैंडम ड्रिफ्ट हो सकती है। रैंडम ड्रिफ्ट का मतलब है कि जहाँ एक अलील ज़्यादा जाता है रैंडमली वहाँ पर दूसरा अलील भी ज़्यादा चला जाए, और रैंडमली ऐसा इट्स नॉट बिकॉज ऑफ सिलेक्शन, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक वेसल में बहुत से कलर के बीन्स हैं, आप उनको पिक करते हैं तो आपके पास रैंडमली रेड बीन्स ज़्यादा आ जाएँ। तो ये ऐसा ही है कि नेचुरल सिलेक्शन रैंडमली जेनेटिक ड्रिफ्ट के ज़रिए, इसको हमने भी पढ़ा नहीं है, हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट को डिटेल में, तब आपको पता चलेगा कि जेनेटिक ड्रिफ्ट है क्या। बट इट्स जस्ट अ रैंडम इवेंट कि रैंडमली जहाँ पर A1 जाता है वहाँ पर ही B1 जो है वो ज़्यादा इंडिविजुअल्स में A1 और B1 इकट्ठे ज़्यादा है। या आप जानते हैं गेमीट्स जो बने हैं वो मतलब चारों तरह के बने हैं, जिसमें A1 B1 भी है, A1 B2 भी है, A2 B1 भी है और A2 B2 भी है, लेकिन रैंडमली वो गेमीट सेलेक्ट हो गए हैं जिनमें ज़्यादातर A1 B1 है। तो इससे A1 B1 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी और बाकी सबकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाएगी। एंड लास्टली नॉन रैंडम मीटिंग। नॉन रैंडम मीटिंग से मुराद है कि मीटिंग जो है वो प्रेफरेंशियल हो रही है, यानी ज़्यादातर उन फीमेल हैं वो उन मेल को सिलेक्ट करती हैं जिनमें A1 B1 फिनोटाइप ज़्यादा अपीयर हुई है, या फिर जो
मेल हैं वो ऐसी फ़ीमेल को सिलेक्ट कर रहे हैं जहाँ पर A1 B1 जो फ़ीमेल हैं उनमें ज़्यादा जो है वो मौजूद हैं। तो इस तरह से आप जो हैं वो ये देख सकते हैं कि ये आपकी जो नॉन रैंडम मीटिंग भी लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट करती है। लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम की एक एग्जांपल बहुत अच्छी पाकिस्तानी सोसाइटी में भी पाई जाती है। जैसे कि हम देखते हैं कि ज़्यादातर वो यहाँ पर जो ईस्टर्न पॉपुलेशंस हैं जैसे कि पाकिस्तान है, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ब्लैक आई कलर ब्लैक है या डार्क आई कलर है और उसके साथ हेयर कलर भी डार्क है। जबकि जो वेस्टर्न पॉपुलेशंस हैं उनमें आप देखते हैं कि हेयर कलर लाइट है और आई कलर भी लाइट है। अब ये अलील जो है वो आप ये देखें कि ये लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। आई कलर को अलग जीन कंट्रोल कर रहा है और हेयर कलर को अलग जीन कंट्रोल कर रहा है। तो अगर इनका ये इक्वल यहाँ पर लिंकेज इक्विलिब्रियम होता तो आपको ब्लैक आई कलर के साथ लाइट हेयर कलर भी मिलते इक्वल फ्रीक्वेंसी में, और आपको लाइट आई कलर के साथ ब्लैक हेयर कलर डार्क हेयर कलर्स भी मिलते हैं इक्वल फ्रीक्वेंसी में। लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी इक्वल नहीं है, और आपको जहाँ तक आई कलर डार्क हो वहाँ हेयर कलर्स भी डार्क होते हैं, और जहाँ आई कलर लाइट हो वहाँ हेयर कलर भी लाइट होते हैं। ये एक एग्जांपल है लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम की। होप यू अंडरस्टैंड दैट।